Bismillahirrahmanirrahim. So this is the continuation of our discussion on the harmonic excitation of damped and undamped structure, and inshallah today we'll be closing this discussion. There are few very short topics that we will be discussing that inshallah, and then we'll be solving certain problems based on all these concept that we have studied in this series of lecture for the force harmonic structure of damped and undamped structure. So today's topic is force transmission and vibration as isolation. So this is the continuation of our application of the force harmonic structure, discussion on the force harmonic structure on damped structure. So we were discussing application, we have discussed so many applications before as well. And this particular lecture is also the extension of those applications. And I think there are only two more very small and very short topics. So I thought that I should cover those as well. कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ तशनगी बाकी रह जाए. तो इंशाल्लाह ये दो टॉपिक भी हम कवर करेंगे और इसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपने सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये जो है ये फोर्स ट्रांसमिशन एंड वाइब्रेशन आइसोलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, कि किस तरीके से जो हार्मोनिक फोर्सेस अगर लगती हैं तो वो नीचे कैसे ट्रांसफ़र होगी, उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होगी, और अगर वो बड़ी एक्सेसिव ट्रांसमिशन हो रही है तो फिर वाइब्रेशन को आइसोलेट कैसे करना है. तो बिल्डिंग की जो ट्रांसमिटिबिलिटी होगी टू द फाउंडेशन, उसकी आइसोलेशन कैसी होगी. तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये भी दोनों. तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं इंशाल्लाह. इसके कुछ इक्वेशंस हैं जो कि हमने, आप जानते हैं पहले भी हमने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं, हम उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देख लेंगे और फिर डेरिवेशन को बड़ी तेज़ी के साथ चलते हुए हम जो फाइनल इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को इंटरप्रेट करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वेशन हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकती है. ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन अर्थक्वेक एक्साइटेशन, क्योंकि ये आप यकीनन सुनते हुए आ रहे होंगे और यकीनन आपके अंदर इस चीज़ की क्यूरोसिटी होगी कि अर्थक्वेक एक्साइटेशन कैसे होती हैं. यकीनन हम अर्थक्वेक एक्साइटेशन को आगे चल के काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो अर्थक्वेक अगर एक्साइट होता है तो वो बिल्डिंग के अंदर कैसे फोर्सेज आती हैं और वो ट्रांसमिसिबिलिटी उन फोर्सेस की स्ट्रक्चर पे कैसे होगी, और फिर उन स्ट्रक्चर को हम कैसे आइसोलेट करें ताकि वो जो आइसोलेशन हो जाएगी तो फिर वो ट्रांसमिसिबिलिटी का जो फैक्टर होगा वो मिनिमाइज़ कर सकेंगे हम. ठीक है, तो प्रिंसिपल प्रॉब्लम जो है of structural dynamics that concern structural engineer, because all of you who are studying, who are watching these lectures, they are structural engineer. So उनको जो प्रिंसिपल प्रॉब्लम आता है दैट इज़ अर्थक्वेक प्रोन रीजन जो हैं. जैसे हमारा बलूचिस्तान जो है वो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है. अब तो काफ़ी हमारे पाकिस्तान में आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि जो NED यूनिवर्सिटी और UT पेशावर है वहाँ के जो अर्थक्वेक डिपार्टमेंट हैं उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडीज़ की हैं अर्थक्वेक के ऊपर और बहुत बड़ा काम किया है. डॉक्टर सरोज अशरफ मखलूदी हैं और UT पेशावर के डॉक्टर कैसर हैं और एक तो और डॉक्टर्स भी हैं जो बड़े, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल एंड दे हैव डन अ रियली ट्रेमेंडस जॉब इन आई मीन जो उन्होंने सर्वेस किए हैं अर्थक्वेक रीजन्स के ऊपर और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी उनके सर्वेस किए हैं. तो बहुत बड़ा काम है जो कि आप अगर नेट पे जाएंगे और गूगलिंग करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल दोज वर्क. तो जो बहरहाल अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हैं, जो पर्टिकुलरली हमारा बलूचिस्तान है, कोयटा उसमें काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, और फिर जो मशक़े अवरान का एरिया है यहाँ एक बहुत मैसिव अर्थक्वेक आ चुका है. इवन हम जो खुजदार में हैं यहाँ भी अर्थक्वेक के वो हुए हैं अकरिंग. कश्मीर है, इस्लामाबाद है, इवन अब लाहौर तक में भी जो है वो हमारे जो प्लेट टेक्टोनिक्स के सर्वेज हुए हैं उसमें भी कुछ वहाँ तक की भी उसकी इंटेंसिटी फील की जाती रही है. तो बहरहाल जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है वहाँ जो है इज़ द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर, कि वहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसा बिहेव करेंगे सब्जेक्टेड टू अर्थक्वेक इंड्यूस मोशन, कि अगर अर्थक्वेक आता है तो स्ट्रक्चर की वाइब्रेशन उसके अंदर कैसे होगी. और जाहिर सी बात है अर्थक्वेक जब आता है तो वो ग्राउंड में आता है तो वो बेस ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर उसके इफेक्ट्स जाते हैं. ठीक है, तो विल बी स्टडिंग इसको. हम इनिशियली आज के लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे कि वो एक्साइटेशंस कैसे आती हैं और कैसे डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राउंड इज़ डिनोटेड बाय UG. अब जो ये नीचे फिगर आ रही है इसके अंदर आप देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राउंड है ये UG से डिस्प्लेस होगी. अब ज़ाहिर ज़ल्ज़ला आया है तो स्ट्रक्चर पूरा यूँ भी हिला है. ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर हिल रहा है एंड देन जो स्ट्रक्चर टॉप पे है उसके अंदर यूँ भी वाइब्रेशन है. ज़रा जब स्ट्रक्चर नीचे से हिलेगा तो वो वाइब्रेशन ऊपर भी जाएंगी और वो ऊपर फिर पूरे स्ट्रक्चर को भी हिलाएंगी. तो जो बहरहाल जो ग्राउंड की एक्साइटेशन है उसको हम डिस्प्लेसमेंट UG कह रहे हैं. G जो है दैट डिनोट टू द ग्राउंड. तो दिस इज द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिनोटेड बाय UG. और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रही है जो उसकी इनिशियल पॉइंट के साथ एब्सोल्यूट उसको हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास बाय UT.
जो भी अगर मास आपने लम्प्ड मास ज़ाहिर अभी तक हम ले रहे हैं, हमने जो असम्पशन की हुई लम्प्ड मास की हुई है, और लम्प्ड मास नहीं होगा तो वो यकीनन हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि अब हम आस्ते आस्ते चल रहे हैं ना। लम्प्ड मास का देख लिया, लम्प्ड मास में अभी तक हमने हार्मोनिक को देखा, हार्मोनिक में अब थोड़ा सा हम इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं अर्थक्वेक का भी, और फिर देखते हैं कि वो अर्थक्वेक के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो बहरहाल लम्प्ड मास एनालिसिस में जो मास की डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम यूटी कह रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर की अपनी ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट है वो यूजी है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो यू है विदाउट एनी सब्सक्रिप्ट, और सब्सक्रिप्ट भी इसमें नहीं है, और ये जो टॉप पे आता है इसके नाम में निकल गया, इसको हम क्या कहते हैं, तो वो भी नहीं है। तो ये जो यू जो है दैट इज़ द डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज मास एंड द ग्राउंड बाय यू। जो यू होगी, ये जो वाइब्रेशन ऊपर गई है उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर डिस्प्लेस हुआ है वो ये यू हुआ है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ यू टी, और जो मास की अपनी डिस्प्लेसमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड दैट इज़ यू, एंड जो ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट हुई है वो यू जी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, दैट वुड बी द सम ऑफ दिस मास डिस्प्लेसमेंट हुई है और जो स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट वुड बी द सम ऑफ दीज टू। ठीक है, तो होपफुली ये एक चीज़ आपकी समझ में आई है। तो अब हम आगे चल के देखते हैं कि क्या है। सो एट ईच इंस्टेंट ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड बाय जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट होगी ना। अर्थक्वेक आया है स्ट्रक्चर, ये जो इसकी ग्राउंड मोशन हो रही है ये भी टाइम डिपेंडेंट है, जो ऊपर लर्न मास की एक्साइटेशन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, वो भी टाइम डिपेंडेंट है। तो दिस टोटल डिस्प्लेसमेंट इज टाइम डिपेंडेंट। तो यू टी जो है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट प्लस द मास डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है ये इस चीज़ की। So both ut and ug are refer to the same initial frame of reference। ये आप जाहिर सी बात है कंसेप्चुअल बेसिक चीज़ है कि इनिशियल जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दोनों का सेम है, एक ही फ्रेम के अंदर हम उसको ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए अलग ऑर्डिनेट लेके हम उसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं। तो जो इनिशियल ऑर्डिनेट है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंड देयर पॉजिटिव डायरेक्शन जो हैं दे कोइंसाइड। वो ज़ाहिर है एक ही डायरेक्शन में दोनों का जो यू है, पॉजिटिव यू है, वो सेम है, चाहे वो इस तरफ जा रही हैं, चाहे वो अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव भी इसी तरीके से यू जो है वो कोइंसाइड करेगा। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द आइडियलाइज वन स्टोरी सिस्टम ऑफ फिगर, जो लास्ट फिगर में आपने देखी है फिगर ए, सब्जेक्टेड टू अर्थक्वेक एक्साइटेशंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके ऊपर जो जो कंपोनेंट हैं, जैसे आप जानते हैं कि मास है, स्टिफनेस है, डैम्पिंग है, तो इन सब चीज़ों की हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं, इंक्लूडिंग द इनर्शिया फोर्सेज एफ आई शोन इन फिगर बी है। वो फिगर बी ये है, ये वो इसके अंदर इनर्शिया फोर्सेज हैं जो इंड्यूस होंगी बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक एक्साइटेशन। देयर विल बी ए इनर्शियल फोर्स बिकॉज ऑफ द मास, देयर विल बी स्टिफनेस की वजह से इसके अंदर स्टिफनेस फोर्सेज आएंगी, स्प्रिंग फोर्सेज आएंगी, एंड डेफिनेटली हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर डैम्पिंग फोर्सेज मौजूद होती हैं, क्योंकि अनडैम्ड स्ट्रक्चर का तो हमने पढ़ लिया है कि देख लिया, और हमने कहा कि अनडैम्ड स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, तो डैम्पिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट होती है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। सो दिस एफ डी इज़ दी डैम्पिंग फोर्सेज। तो अब इन फोर्सेज का जब आप निकालते हैं तो जो आ गई हैं वो इनर्शियल फोर्सेज, डैम्पिंग फोर्सेज एंड स्प्रिंग फोर्सेज, समेशन ऑफ दीज थ्री फोर्सेज वुड बी जीरो अगर इक्विलिब्रियम है, और यकीनन डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। So the relative motion u between the mass and the base due to structural deformation produces elastic and damping forces। यहाँ ये बात ज़रूरी इंपॉर्टेंट समझने की है कि ये जो स्ट्रक्चर ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है ना, ये मोमेंट जो है इसके अंदर इनर्शियल और डैम्पिंग फोर्सेज नहीं इंड्यूस कर रही। जो ये जो मोमेंट आ रही है ना, ये वाली मोमेंट, अब ये जो चीज़ है जो बेस की मोमेंट है, ये इसके अंदर डायनामिक फोर्सेस जो कंपोनेंट है, इनर्शियल या डैम्पिंग या स्टिफनेस फोर्सेस हैं, वो इंड्यूस नहीं कर रहे, क्योंकि मास की जो मोमेंट आ रही है वो ये ऊपर वाले मोमेंट की वजह से आ रही है। तो वो यहाँ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो रिलेटिव मोशन u है बिटवीन द मास एंड द बेस ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इलास्टिक एंड डैम्पिंग फोर्सेज, दैट इज़ द रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये होपफुली आपकी बात समझ में आई है, कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट भी नहीं है इसमें। द इनर्शियल फोर्सेज एफ आई इज़ रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन यू डबल डॉट टी ऑफ द मास। जो मास के अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है वो इनर्शियल फोर्सेज उस मास के साथ होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इनर्शिया इज़ रिलेटेड टू द मास। तो इनर्शियल फोर्सेज जो आई हैं वो एफ आई इज़ इक्वल टू एम यू डबल डॉट टी। ठीक, सो जो दिस इज़ द इनर्शियल फोर्सेज, this is the damping forces, this is the stiffness forces that we already know, and all these forces are equal to minus mu double dot gtt। ठीक है, ये जो ग्राउंड की वजह से जो इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ है, फिर ये वो इसके सब चीज़ें इन सब के इक्वलेंट हो जाएंगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन गवर्निंग द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आर डिफॉर्मेशन ut,
जो टोटल डिफॉर्मेशन है ऑफ द लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर, डेफिनेटली वी आर रिज्यूमिंग द स्ट्रक्चर टू बी लीनियर इलास्टिक एंड सब्जेक्टेड टू द ग्राउंड एक्सेलरेशन। जो U.T है ये ग्राउंड एक्सेलरेशन है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। तो जब नॉर्मली आप आगे चल के देखेंगे तो जितनी भी हम अर्थक्वेक में जाएंगे तो वहाँ हम अर्थक्वेक एक्सेलरेशन, ग्राउंड एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, कि ग्राउंड एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। तो ग्राउंड एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्सेज इंड्यूस हो रही हैं वो ये फोर्सेस ही जो कि इसके अंदर फोर्सेस काज कर रही हैं। So as shown in the figure, the ground motion can therefore be replaced by the effective earthquake force। जब जो ग्राउंड मोशन की वजह से जो अर्थक्वेक आ रहा है उसको हम यहाँ इस तरीके से इफेक्टिव फोर्स से, अगर हम कहें कि भाई ये फोर्स जो नीचे लग रही थी तो इसकी वजह से जो डायनेमिक वो आ रहा था, दिस फोर्स इज नाउ इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है जी। जो ग्राउंड पे फोर्स लग रही थी, अगर हम वो तो चूंकि ग्राउंड पे लग रही थी, अब उस ग्राउंड के फोर्स की वजह से स्ट्रक्चर ऊपर भी मूव किया है। इसका मतलब ये कि कोई इफेक्टिव फोर्स थी जो स्ट्रक्चर पे ऊपर भी लग रही थी जिसने स्ट्रक्चर को मूव करा दिया। अब वो फोर्स क्या थी, वो फोर्स जाहिर सी बात है जो नीचे फोर्स लग रही थी उसी का इक्वलेंट ही होगा। तो वो फोर्स का पी इफेक्टिव को हमने कह दिया कि दिस इज द इफेक्टिव फोर्स माइनस MUG_, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रहा होगा उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में लग रही है जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा। एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर प्रोड्यूस कर रहा होगा। So this force is equal to the mass times the ground acceleration acting opposite to the acceleration, and it is important to recognize that the effective earthquake force is proportional to the mass of the structure। यहाँ भी जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इफेक्टिव अर्थक्वेक फोर्स लगेगी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दस द स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर इंक्रीजेज द इफेक्टिव अर्थक्वेक फोर्स। अगर आपके स्ट्रक्चर पे मास कम होगा तो अर्थक्वेक फोर्स, इफेक्टिव फोर्स ऊपर कम आएगी और उसके अंदर जो इफेक्टिव जो डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट आ रही है बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक एक्सेलरेशन, वो भी फिर आप यकीनन आप बढ़ा रहे होंगे या घटा रहे होंगे। कहने का यहाँ जो मकसद ये है कि ऑल दीज जो इफेक्टिव अर्थक्वेक फोर्स है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मास। So by varying the mass, you increase the effective force or you decrease the effective force by increasing or decreasing the mass of the structure. So that's what this is trying to say here. That the structural designer increases the effective earthquake force if the structural mass is increased. If the mass is increased, the force would increase. If the mass is decreased, the force would be decreased. अब ये जो फोर्स आ रही है ये अर्थक्वेक एक्साइटेशन हमने देखी, ट्रांसमिशन कितनी हो रही है और वाइब्रेशन आइसोलेशन जो हमारा मेन टॉपिक था उसकी तरफ हम जाएंगे। सो कंसीडर द मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम शोन इन द फिगर। ये फिगर जो आ रही है ये इसके इनसेट में देखेंगे। इस फिगर को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये क्या फिगर है। तो अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं, इस फिगर को, ठीक है, इसको मैं, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बंद कर देता हूँ ताकि इट विल बी ईजियर फॉर यू टू। अच्छा, मैंने प्लान कर रहा था कि इसको मैं अलग से निकाल के आपको इलाज करके दिखा दूँ। तो ये जो फिगर है ये वाली, ये फिगर, इस फिगर की हम कर रहे हैं कि अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर मास भी है, इसके अंदर स्प्रिंग भी है, इसके अंदर डैम्पर भी है। तो आप जानते हैं कि इसको मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम कहते हैं। शोन इन द लेफ्ट इनसेट इन फिगर 1 सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक फोर्स। इसके ऊपर ये जो फोर्स लगी हुई है ये एक हार्मोनिक फोर्स के ऊपर लगी हुई है। तो ये आप कंसीडर करिए एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग कि भाई ये फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी और ट्रांसमिशन क्या होती है, ठीक है। सो दिस इज फिगर 1। तो ये फिगर आपने गौर से देख लिया है कि क्या है। फिगर के अंदर मास है। ये लेफ्ट साइड वाली फिगर को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और ये जो ग्राफ्स बने हुए हैं, कर्व बने हुए हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो राइट नाउ यू विल हैव टू कंसीडर ओनली दिस फिगर एंड इन दिस फिगर वी हैव अ मास, वी हैव अ स्प्रिंग, वी हैव अ डैम्पर एंड वी हैव अ हार्मोनिक फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। एंड नाउ वी विल कंसीडर कि हाउ मच ऑफ दैट फोर्स वुड बी ट्रांसमिटेड हेयर। अगर आप यहाँ नीचे देख रहे हैं तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी है एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ दिस ट्रांसमिसिबिलिटी कि हाउ मच ऑफ दैट harmonic force that is being applied on the top of this particular figure, how much of that force is being transmitted downward, ठीक है। So the force transmitted to the base is this thing, ठीक है। Ft जो है force transmitted है Fs plus Fd and this Fs is equal to Ku and Fd is equal to Cu dot, ये आप सब जानते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग ये जो इक्वेशन है, यहाँ मैंने थोड़ा सा काम आप पे छोड़ा है कि यू कैन कम चेक द बुक एंड सी कि विच दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज इक्वेशन 3.2.10 जो है दैट इज़ फ्रॉम द बुक। सो नॉर्मली मैं ये करता था कि बुक से इक्वेशन लेकर के आपको यहाँ दिखा देता था कि इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज यू है अब हम इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि जहाँ आप चीज़ों को समझ रहे हैं और इक्वेशंस की अहमियत को देख रहे हैं। अगर आपने इक्वेशन को जाके चेक करना है, यू कैन गो एंड ओपन योर बुक एंड देन यू कैन सी कि विच इक्वेशन एग्जैक्टली दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द ऑथर इज रेफरिंग टू। सो फॉर यू टी के लिए इक्वेशन रेफर कर रहा है एंड इक्वेशन 3217 इज द सेम इक्वेशन फ्रॉम द बुक से आ रही है। फॉर यू डॉट टी, तो इसके अंदर यू डॉट और यू टी ये जो दो चीज़ें हैं
इनके लिए, इसके लिए और इसके लिए जो इक्वेशन है वो 3 to 7 है इसके लिए, ये वाली, और इसके लिए जो इक्वेशन रेफ़र कर रहा है वो ये वाली इक्वेशन रेफ़र कर रहा है, ठीक है। एंड यूजिंग इक्वेशन 3 to 8, इसके 18 इसको करते हैं तो फिर आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, जो कि एंड देन दिस इक्वेशन को वी आर कॉलिंग इट टू बी इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज 1 हमने कर दी थी, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन को हम आगे चलाते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टी ओवर टी इज़ दिस थिंग, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, जाहिर बात है जिस तरीके से आएगी वो आपको पता है कि कैसे एम्पलीट्यूड जो है वो ये होगा इसका। तो विच आफ्टर यूजिंग यू एस टी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन के, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता है कि ये वाली चीज़ जो है वो इसकी रिप्लेसमेंट की जा रही है, और ये जो है दिस इज़ दी डैम्पिंग रेशो। तो इसको इस्तेमाल करते हुए इन इक्वेशन में डालते हैं तो यू गेट दिस इक्वेशन, और इसकी जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास इक्वेशन ये आ जाती है। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर आपने पुट किया फॉर आर डी की जो वैल्यू थी वो डाली, गिव्स एन इक्वेशन फॉर द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम ट्रांसमिटेड फोर्स टू द एम्पलीट्यूड पी नॉट। जब पी नॉट अपनी फोर्स अपने एम्पलीट्यूड पर पहुंचेगा, जब जो कि जिसको हम पी नॉट कहते हैं, तो उस टाइम मैक्सिमम फोर्स जो ट्रांसमिट हो रही होगी वो ये होगी, एंड दिस इज़ नॉन एज द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये पूरी की पूरी अंडर रूट के अंदर आई हुई है, ये दिस इज ट्रांसमिसिबिलिटी। किस टाइम पे ट्रांसमिसिबिलिटी होगी? जब फोर्स जो होगा वो अपने एम्पलीट्यूड पे होगी, ठीक है। तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी की हमने इक्वेशन दिखा दिया आपको। अब ये इक्वेशन क्या कहती है, इस इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि वंस वी डिराइव द इक्वेशन देन वी प्लॉट इट। सो दिस ट्रांसमिसिबिलिटी इज प्लॉटेड इन फिगर 1, जो कि हमने वहाँ इंसेट में दिखाई थी, वो मैं यहाँ रिप्रोड्यूस करूँगा एज ए फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेशो, ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि अब फ्रीक्वेंसी रेशो को हमने इतनी ज़्यादा डिस्कशन की है, अब तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप ये सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेशो का इफेक्ट क्या है, इवन डैम स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, इवन अनडैम स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, रेजोनेंस आ रही है, अगर बहुत लेस है तो क्या है, बहुत हाई है तो क्या, डायनेमिक रिस्पॉन्स फैक्टर पे क्या हो रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पे क्या हो रहा है। तो वी हैव डिस्कस very much in detail. We have spent quite a lot of time in discussing all those things, so you can go and watch those lecture again, you can go and watch those PowerPoint presentation again, ठीक है। और आप जो है ये कि इवन अगर इफ़ यू हैव रिकॉर्डेड दोज माइक्रोसॉफ्ट टीम लेक्चर दैट आई यूज टू डिलीवर, आप उनको जाके देख सकते हैं और तमाम चीज़ों को आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। तो अब ये तमाम जो बाकी वाली चीज़ें हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन बार बार आती रहेंगी और हम बार बार उन चीज़ों को यकीन नहीं दोहरा सकते, तो उसको फिर आपको इट विल बी योर ओन एफर्ट, इट विल बी योर ओन लेवल ऑफ इंटरेस्ट कि आप उसके अंदर कितना इंटरेस्ट लेते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो डिफरेंट डैम्पिंग रेशियो जीटा जो है उसके लिए इसको प्लॉट किया गया। दिस इज़ द सेम इक्वेशन दैट आई शोड यू इन द स्लाइड नंबर 1। तो कहाँ चला गया? हाँ, ये आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, लेफ्ट एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल के ऊपर है दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो यहाँ हम हल्का सा इसके ऊपर देख लेते हैं और फिर जो उसको सीधा पॉइंट हो यकीन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस हो रहे होंगे। तो अगर आप देख रहे हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसी रेशियो है ना वो ये है, ये लो फ्रीक्वेंसी रेशियो है, वेयर जो आपका फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है इज़ वेरी मच लेस दैन दी 1। और अगर आप इस रीजन के अंदर आ जाते हैं तो ये जो रीजन है, दिस रीजन इज़, यहाँ मैं लेकर आ जाता हूँ इसको, दिस रीजन इज़ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज़ वेरी मच लेस दैन 1। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है दिस इज़ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज़ लेस दैन 1, ठीक है। ये वाला रीजन है। और अगर आप इसमें जाते हैं तो दिस इज़ द रीजन वेयर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको आप रेजोनेंस का केस कहते हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी को अगर आप देख रहे हैं तो ये तमाम जो कर्व्स हैं दीज आर ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी। तो इफ़ द फोर्स इज़ वेरी स्लोली वेरिंग, दिस इज़ वेरी वेरी स्लोली वेरिंग, सो यू कैन सी द ट्रांसमिसिबिलिटी इज़ द सेम एज ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का जितनी है उतनी ट्रांसमिसिबिलिटी हो रही है। एंड एज यू कीप इंक्रीजिंग दी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी यू कैन सी कि फिर यहाँ तक भी आप देख रहे हैं तो कर्व काफ़ी हद तक जो है 1 के करीब ही है। एंड देन जो इस रीजन के अंदर है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर अगर आप देखते हैं तो फिर ये जो कर्व सारे चल रहे हैं इसके अंदर काफ़ी पीक्स आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो 50 के करीब आ रहा है इस केस में, जो कि बहुत लाइटली डैम्प स्ट्रक्चर है। और जैसे जैसे आप ये जो कर्व नीचे की तरफ जा रही हैं पीक्स, ये अगर आप देख रहे हैं तो डैम्पिंग लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डैम्पिंग अगर आप इंक्रीज़ करते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी रिड्यूस होती है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात फोर्सिंग फ्रीक्वेंसीज रिलेट करते हैं, तो अगर आप फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बहुत लस लगते हैं तो ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत कम है। और जैसे जैसे आप फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं एंड यू कम क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है इन एनी केस,
ठीक है। अप टिल अगर आप 20% तक देख रहे हैं तो ये दिस कर्व इज़ ऑफ 20%, ये जो ग्रीन वाला कर्व है, एंड देन फिर 70% और फिर ये क्रिटिकली डैम स्ट्रक्चर जो है ये फिर थोड़ा सा उससे नीचे की तरफ आ जाते हैं और इनके अंदर बहुत बड़ी पीक्स नहीं आ रही। दूसरे लेवल पे जो चीज़ आपको नज़र आती है कि तमाम के तमाम कर्व एक सिंगल पॉइंट के ऊपर यहाँ आ रहे हैं, एंड दिस पॉइंट इज़ √2। तो इसका मतलब ये होगा कि √2 जो है, इफ़ यू आर गोइंग अबव द, इफ़ यू आर गोइंग अबव, इफ़ यू आर टेकिंग योर फ्रिक्वेंसी, फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी अबव द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और अगर आप वो √2 को क्रॉस करते हैं तो एग्जैक्टली एट √2 के ऊपर आप देख रहे हैं तो ऑल दीज कर्व जो है विद ऑल दीज डैम्पिंग रेशियोज आप 1 के ऊपर आ रहे हैं। एंड व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी बाय ग्रेटर देन √2, द फ्रिक्वेंसी रेशियो ग्रेटर देन √2 पर भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिर ये माइनस के अंदर ट्रांसमिसिबिलिटी जा रही हैं। तो जिस तरह आउट ऑफ फेज़ वाला कंसेप्ट है ना, वो आपको फिर इसके अंदर फीलिंग आएगी। तो इसी की डिस्कशन यहाँ आ रही है कि लॉगरिथमिक स्केल हैव बीन चूजन टू हाईलाइट द कर्व फॉर लार्ज frequency ratio, the region of interest, while damping decreases the amplitude of the motion that we have already discussed at all excitation frequency that we have already observed in that equation, and damping decreases the transmitted force only if omega upon omega जो frequency ratio है वो is less than √2। √2 से अगर लेस है तो फिर वो डैम्पिंग उसको डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ हमने देखा था ये इस चीज़ के अंदर कि यहाँ जो है डैम्पिंग का इफेक्ट आ रहा है, और इधर आप देखेंगे तो डैम्पिंग का कोई खातिर ख्वाह इफेक्ट नहीं नज़र आता आपको। For the transmitted force to be less than the applied force, अगर less than 1 आप चाह रहे हैं, the stiffness of the support system and hence the natural frequency should be small enough so that आपका जो forcing frequency का ratio है that is greater than 2। स्टिफनेस को आपने ऐसे सिस्टम की सपोर्ट करनी है, सपोर्टिंग सिस्टम की स्टिफनेस को, कि आपकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो इतनी स्मॉल हो जाए कि फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी और इनका जो रेशो है फ्रिक्वेंसी रेशो दैट इज़ ग्रेटर देन 2, क्योंकि ग्रेटर देन 2 में फिर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है और ट्रांसमिसिबिलिटी हो ही नहीं रही ना, फिर तो नेगेटिव हो रही है, तो वो हो ही नहीं रही। सो नो डैम्पिंग इज डिजायर्ड इन द सपोर्ट सिस्टम बिकॉज इन दिस फ्रिक्वेंसी रेंज डैम्पिंग इंक्रीजेज द ट्रांसमिटेड फोर्स। अगर यहाँ आप डैम्पिंग बढ़ा देंगे तो फिर ट्रांसमिटेड फोर्स जो है आपकी बढ़ रही है। दिस इम्प्लाइज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन अ सॉफ्ट स्प्रिंग टू रिड्यूस द ट्रांसमिटेड फोर्स एंड एन एक्सेप्टेबल स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप वाइब्रेशन आइसोलेशन आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो फिर आपको वाइब्रेशन आइसोलेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ना, उसके अंदर स्प्रिंग लगाई जाती हैं। तो फिर आपने अगर उसके लिए स्प्रिंग डिज़ाइन करना है कि कितनी आपने आइसोलेशन करनी है, तो फिर वहाँ आपने स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होगी इस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे जहाँ आप अपना जो फ्रिक्वेंसी रेशियो है वो √2 से आप ग्रेटर रख दें ताकि ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो ना हो उसमें। सो इफ द अप्लाइड फोर्स अराइजेज फ्रॉम अ रोटेटिंग मशीन, ठीक है, अगर रोटेटिंग मशीन लगाई है और उसे अप्लाइड फोर्स लग रही है, जैसे आपने देख रहा था वाइब्रेशन जनरेटर हमने लास्ट में पढ़ा था, सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल वेरी, उसके जो वाइब्रेटिंग मशीन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है एज इट स्टार्ट टू रोटेट एंड इंक्रीज इट स्पीड टू रीच द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। और जिस फ्रीक्वेंसी पे पहले वो मशीन स्लो स्लो चलती है और फिर वो अपने पूरे रिदम में आ जाती है। सो इन दिस केस द चॉइस ऑफ अ फ्लेक्सिबल सपोर्ट सिस्टम, फिर इसका मतलब ये है कि फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी एक नहीं है ना, इससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि फिर फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी पहले कम थी और फिर जब वो अपने सिस्टम अपने रनिंग उस हालत में आ गया तो फिर एक उसने कंसिस्टेंट फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी मेंटेन की। तो जब सिस्टम स्लो था तो आपने उस टाइम के लिए भी कंट्रोल करना है, क्योंकि आपने देखा कि अगर 0.5 फ्रिक्वेंसी रेशियो 0.5 से 1 के दरमियान में है तब मामला ख़राब हो रहे हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी अच्छी खासी हो रही है, ठीक है। तो उस रेंज के अंदर फिर आपने चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। सो इन दिस केस द चॉइस ऑफ अ फ्लेक्सिबल सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, टू मिनिमाइज द ट्रांसमिटेड फोर्स मस्ट बी कंप्रोमाइज। तो फिर वहाँ जाके आपने कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना होंगे, आपने देखना होगा। दैट्स व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज़ ना, ये आपको कॉन्सेप्ट बनाने की बात की जा रही है कि क्या किस तरीके से आपकी समझ होगी तो आपको पता चल रहा होगा ट्रांसमिसिबिलिटी कैसे आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी रेशियो पे कैसे डिपेंडेंट है और वो डैम्पिंग पे कैसे डिपेंडेंट है। एंड देन व्हेन यू आर डिजाइनिंग द वाइब्रेशन आइसोलेशन देन यू विल नो कि हाउ द स्टिफनेस कैन प्ले इट्स रोल इन रिड्यूसिंग द डैम्पिंग, इन रिड्यूसिंग इन कंट्रोलिंग द डैम्पिंग, बिकॉज द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी यू कैन नॉट कंट्रोल बिकॉज वट एवर द मशीन दैट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन डिज़ाइन, और उसके जो भी डिज़ाइन पैरामीटर हैं जिस फ्रिक्वेंसी रेशियो जिस जहाँ से इंक्रीज़ करके जहाँ तक पीक पे पहुँच रहा है, तो उस रेंज के अंदर फिर आप डैम्पिंग, स्टिफनेस और इन चीज़ों को कंट्रोल करके ट्रांसमिसिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। So it must have a sufficient damping to limit the force transmitted while passing through the resonance।
तो डैम्पिंग उसके अंदर इतनी होनी चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं बहुत लो डैम्पिंग है तो फिर ट्रांसमिसिबिलिटी 50 टाइम भी आपने देखा था, गौर से तो नज़र आ रही थी, अगर आप जाके उसको देखेंगे 50 टाइम तक भी ट्रांसमिसिबिलिटी थी। तो अगर लो डैम्पिंग थी मेरे ख्याल में 1% डैम्पिंग के लिए, और जब हमने 20% तक आए तो वो ग्रेजुअली रेजोनेंस के करीब करीब होती रही, और जब आप 70% पे आए तो आई थिंक दैट वाज वेरी मच क्लोज 1 और 1.5 के दरमियान की कुछ चीज़ थी, अगर हमने 70% डैम्पिंग अचीव कर ली थी। तो यहाँ वो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि इट मस्ट हैव a sufficient damping to limit the force transmitted while passing through the resonance, but not enough to add significantly to the force transmitted at the operating speed। ठीक है, तो फिर ये थोड़ा सा कंप्रोम आपने देखना है ना कि वहाँ से चीज़ कर रहा हूँ तो ये कितनी आ रही है, जैसे वो ट्रायल एंड एरर होता है कि इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको घटा रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान बैलेंस करना है, डैम्पिंग के दरमियान और आपने ये जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है इनके दरमियान बैलेंस आपने करना है कि किस तरीके से हो। तो लकीली अगर आप इसके लिए देखते हैं तो रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है वाइब्रेशन आइसोलेशन के लिए। जैसे आपने ब्रिजेस देखे होंगे तो ब्रिजेस के जो गर्डर होते हैं उसके नीचे रबड़ पैड रखे जाते हैं, तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी है ना कि ऊपर की वाइब्रेशन नीचे ट्रांसमिट करने को रोकना है। तो रबड़ क्यों रखे जाते हैं, रबड़ जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं और फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ट्रांसमिसिबिलिटी वो रिड्यूस करवाई जाती है। तो दैट इज़ अ वेरी प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। सो लकीली नेचुरल रबर इज़ अ वेरी सेटिस्फैक्टरी मटेरियल एंड इज़ ऑफन यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ द वाइब्रेशन। तो नेचुरल रबर जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर और ब्रिजेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो वो उस रबर की जो करेक्टरिस्टिक है दैन विल हैव टू गो एंड एक्सप्लोर दोज करेक्टरिस्टिक एंड देन विद द नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेक्चर कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द डैम्पिंग ऑन द ट्रांसमिसिबिलिटी, देन यू कैन कंपेयर ऑल दोज थिंग्स, द पर्टिकुलर्स ऑफ रबर, उसकी जो खसूसियात हैं करेक्टरिस्टिक हैं, एंड देन यू कैन कंपेयर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रबर विद द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी एंड देन विद द डैम्पिंग ऑफ योर स्ट्रक्चर एज वेल। So that was all about force transmissibility and vibration isolation. So अब उसकी थोड़ी सी हम फर्दर स्टडी को करेंगे रिस्पॉन्स टू ग्राउंड मोशन। अगर फोर्स ट्रांसमिट हो रही है तो ग्राउंड मोशन क्या होगा और उसको हम आइसोलेट कैसे करेंगे वाइब्रेशन को। रबड़ की हमने बात पढ़ के वाइब्रेशन आइसोलेशन को हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है। So in this section we determine the response of a single degree of freedom system. See the right inset in the figure। मेरे ख्याल में राइट इंसेट मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, नहीं दिखा रहा, तो वो राइट इनसेट की तरफ अगर आप जाएंगे जो राइट इनसेट के ऊपर है तो वहाँ से वो फिर ट्रांसमिसिबिलिटी को आप देख सकते हैं कि इन दिस सेक्शन वी डिटरमिन द रिस्पॉन्स ऑफ एन SDF सिस्टम। सी द राइट इनसेट इन द फिगर टू हार्मोनिक ग्राउंड मोशन। तो अगर हार्मोनिक ग्राउंड मोशन लग रहा है, ग्राउंड के ऊपर आप एक मोशन हार्मोनिक मोशन लगा रहे हैं, तब फिर क्या कहानी होती है, तो फिर दिस इज द ग्राउंड एक्सेलरेशन टाइम साइन ओमेगा टी बिकॉज दिस ग्राउंड एक्सेलरेशन इज नाउ हार्मोनिक। For this excitation, the governing equation is 174. Then you can go and check in the book where the forcing function is this thing. ठीक है, ये भी हमने लास्ट उसमें भी किया था कि ये हमने कहा था दिस इज द इफेक्टिव फोर्स एंड नाउ दिस इफेक्टिव फोर्स इज इन फैक्ट इक्वल टू दिस हार्मोनिक फोर्स बिकॉज यू आर एक्चुअली अप्लाइंग अ हार्मोनिक ग्राउंड मोशन। So the same as equation 321 for an applied harmonic force with P naught replaced to this thing। ये सिंपल वही चीज़ है। अब अगर आप ये इस चीज़ को देखेंगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। जो हमने हार्मोनिक फोर्सेस को देखा था तो हमने इस चीज़ को काट करके हमने कह दिया था कि P naught और यहाँ साइन ओमेगा टी, ये हमने कह दिया। तो अब ये दिस P naught इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय माइनस एम यू जी नॉट डबल डॉट, इसके साथ रिप्लेस हो गया। सो मेकिंग दिस सब्सटीट्यूशन जो हमें चीज़ मिलती है वो ये चीज़ मिल जाती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड पे बिकॉज ऑफ द ग्राउंड हार्मोनिक मोशन, तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इक्वेशन क्या कहती है किरण, हमने बार बार ये कहते रहे कि हम इक्वेशन को देखते हैं और इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करते हैं, तो लेट्स सी इस इक्वेशन को क्या कहती है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द मास इज दिस, वो तो डिस्प्लेसमेंट थी तो एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। ठीक है, ये वही पुरानी जो बात मैं आपको समझा चुका हूँ अर्थक्वेक में कि दिस इज़ द ग्राउंड एक्सेलरेशन एंड दिस इज़ द डायनेमिक एक्सेलरेशन ऑफ द मास, दोनों को सम अप करते हैं तो यू गेट द टोटल एक्सेलरेशन। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड द सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन 2 गिव्स एन इक्वेशन, क्या इक्वेशन मिलती है, तो वो आपको ट्रांसमिसिबिलिटी की ये इक्वेशन मिल जाती है। ओके, इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन आपको ये एक्स मिल जाती है। So the ratio of acceleration transmitted, this total acceleration transmitted to the mass and amplitude UG0 of the ground acceleration is also known as the transmissibility of the function। इनका जो रेशियो है उसको भी हम ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो
एक्सेलरेशन है ट्रांसमिटेड टू द मास एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राउंड एक्सेलरेशन। तो इनके दरमियान जो रेशियो होता है इसको भी हम ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि इट इज़ क्लियर दैट द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द ग्राउंड एक्सेलरेशन प्रॉब्लम इज द सेम एज द अप्लाइड फोर्स प्रॉब्लम। बात जो समझ में आती है, जिस तरह अप्लाइड फोर्स नॉर्मली एक अप्लाइड फोर्स का प्रॉब्लम है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली अपनी नेचर में वही होता है। Therefore, figure 1 also gives the ratio of these two acceleration as a function of the frequency ratio। जो जो इक्वेशन 1 हमने फिगर 1 दिखाई थी जिसके अंदर कर्व दिखाए हुए थे, तो वहाँ ट्रांसमिसिबिलिटी थी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो या इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन भी आप इसको ले सकते हैं। तो वही कह रहा है कि वी कैन यूज़ द सेम फंक्शन एज हेयर एज वेल इफ़ द एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी इज मच स्मॉलर दैन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, दैट इज द मास इज मूव स्लोली बोथ अंडरगोइंग द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ रही है कि इफ़ द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज मच स्मॉलर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस केस में जो होगा आपके पास जो अगर आपने देखा होगा कि वो जो रेशोज़ वहाँ आ रहे थे जो 1 के इक्विवेलेंट आ रहे थे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल एक्सेलरेशन है और जो ग्राउंड की एक्सेलरेशन है दे वुड बी सेम। 1 का मतलब ये है कि जो उनका रेशियो है तो ये 1 के इक्विवेलेंट होगा, सेम होगा। मकसद क्या होगा कि दैट इज़ द मास मूव रिजिडली विद द ग्राउंड। तो जिस तरीके से ग्राउंड की मूवमेंट आ रही है तो मास भी उसी तरीके से मूव करेगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर का जो वो पूरी वो है ना मूवमेंट वो नहीं आ रही होगी। इस चीज़ को पता नहीं समझनी नहीं। एक तो ये चीज़ ये है कि ये पूरी चीज़ यूँ मूव कर रही है। ठीक है, तो मास भी मूव कर रहा है और ग्राउंड भी मूव कर रहा है। दूसरा ये था कि मास तो मूव कर रहा है और उसके ऊपर ये जो चीज़ है वो यूँ यूँ मूव कर रही है। ठीक है, बात की समझ में आ रही है? ये चीज़ ये मूवमेंट आ रही है। अब अगर एक आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये कि स्ट्रक्चर यूँ मूव कर रहा है, मास इसके साथ साथ ग्राउंड मोशन के साथ साथ यूँ मूव कर रहा है। और अगर आप इसके फ्रीक्वेंसी रेशियो को बढ़ाते हैं और मास को घटा देते हैं तो फिर ये मूवमेंट ये आने लग जाती है, ये आने लग जाती है। तो होपफुली आपकी ये चीज़ को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। एनी हाउ, सो लेट्स मूव अहेड। सो इफ़ द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज मच हायर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, तो यू नॉट जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0। आपने देखा है दैट इज़ द मास स्टे स्टिल वाइल द ग्राउंड बिनीथ इट्स मूव। अगर बहुत ग्रेटर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जिस तरह हमने वो आपको वीडियो दिखाई थी उसके अंदर, वहाँ भी हम ग्राउंड मोशन कर रहे थे ना, जब ग्राउंड मोशन हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, अगर आपको याद होगा उस वीडियो को जो यूट्यूब की वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी वो आप मेरे लेक्चर में जाके देख भी सकते हैं। तो उसके अंदर आप देखते हैं कि वो फिर जो मास था वो मूव ही नहीं करता, तो मास स्टैटिक हो जाता है। So mass stays still while the ground beneath it moves. This is the basic concept underlying isolation of a mass from a moving base by using a very flexible support system. तो ये अगर आप देख रहे हैं तो वो कह रहा है कि दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अगर ये है कि किस तरीके से आप आइसोलेशन कर सकते हैं कि ग्राउंड तो आपका हिला हो लेकिन आपका वो स्ट्रक्चर जो है वो नहीं हिले। तो वाइब्रेशन आइसोलेशन की तरफ अब हम लेकर आपको जा रहे हैं। So this is the basic concept underlying isolation of a mass from moving base by using a very flexible support system. For example, इसकी मिसाल भी दे रहे हैं कि building have been mounted on natural rubber bearings to isolate them from the ground borne vertical vibration, typically with the frequencies ranging from 25 to 50 Hz due to rail traffic. तो particularly जहाँ अगर आप एडवांस कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ जो रेल ट्रैफिक होती है, लंदन में अगर आप गए हैं तो वहाँ जो ये चल रही हैं अंडरग्राउंड टनल जो चल रही है जिसके अंदर पूरी नेटवर्क उनका चल रहा है। ठीक है, तो वो अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जो रेल की मूवमेंट की वजह से एक्सेलरेशन आ रही, ग्राउंड एक्सेलरेशन, तो वहाँ फिर ये रबर पैड वगैरह लगा के वाइब्रेशन को आइसोलेट कर दिया जाता है। एंड देन यू डू नॉट मूव एट ऑल के व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद द मोशन ऑफ दैट ट्रेन। So before closing the section, now we have done quite enough discussion. We mentioned without derivation the results of a related problem. If the ground motion is defined as this thing, okay, it can be shown that the amplitude ut of the total displacement of the mass is given by this thing. तो दिस इज द टोटल ट्रांसमिसिबिलिटी और से डिस्प्लेसमेंट का आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो कंपेयरिंग दिस ये विद इक्वेशन 4 इंडिकेट द ट्रांसमिसिबिलिटी फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन एक्सेलरेशन इज आइडेंटिकल। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो दिस इज इन द केस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और अगर आपने यहाँ जाके देखिए, मैं आपको ले जाता हूँ दोबारा ये इस चीज़ के ऊपर, तो ये आप देख रहे हैं कि दिस इज ऑफ द एक्सेलरेशन, और ये अगर आप देखेंगे जो इसकी राइट हैंड साइड है इट्स द सेम एज जो आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे मिल रहा है ये इधर। तो दोनों की जो है वेदर यू आर टेकिंग इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन रेशियो और इफ़ यू आर टेकिंग द रेशियो इन टर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द ट्रांसमिसिबिलिटी इज द सेम। ठीक है, तो ये बात अगर यहाँ तक समझ में आ गई है, सो दैट्स विल दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर वेरी लेंथी
discussion on the harmonic excitation of the structure of damped and undamped structure. We have studied the undamped structure, then we extended that to damped structure, and then damped ये जो damped structure थे इसके अंदर तो फिर हमने डुबकी लगा दी ना, इतनी गहराई के अंदर चले गए कि अब आपको शायद फील ही ना हो रहा हो कि शायद हम क्या कर रहे थे। अभी हमने इससे बाहर निकलना है और हमने बाकी चीज़ों की तरफ भी जाना है। तो देयर आर सो मेनी थिंग, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है ना। अभी तो बड़ा तमाशा इंशाल्लाह लगना है और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आगे चल के आ रही हैं। तो हमने डैम्प स्ट्रक्चर की जो अंदर डुबकी लगाई थी उसके अंदर माशाल्लाह आपने हर डायरेक्शन के अंदर जाके आपने चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आपने इंटरेस्ट ली है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, और इंशाल्लाह आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है और आपकी जो इवन स्टूडेंट लाइफ है उसके अंदर ये मेरे जो बताए हुए कंसेप्ट हैं और आपके जो सीखे हुए कंसेप्ट हैं, दे वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट पार्ट है, इंशाल्लाह विल बी सॉल्विंग problems on both the damped and undamped structure under the harmonic excitation. So Allah Hafiz, see you next lecture.